हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो विद्यार्थियों, कई दिन के उपरांत एक बार फिर से हम अपना अर्थशास्त्र का वही ऑनलाइन शेड्यूल शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के सामने आपकी कक्षा 12 का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसे लेकर आई, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने मुझसे ये कहा कि जो 11वीं कक्षा का मैंने रिड्यूस्ड सिलेबस आप सभी को बताया, वैसे ही मैं 12वीं कक्षा का भी आप सभी को बताऊं। तो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 12वीं कक्षा की ये वीडियो बनाने में मैंने देरी भी इसीलिए की है क्योंकि 12वीं कक्षा का कोई खास हमारा सिलेबस कम नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमें जितना हमारा सिलेबस पहले था लगभग वो सारा ही हमें पढ़ना है। कुछ ज़्यादा कमी इसके अंदर नहीं की गई है। किसी चैप्टर में से कोई छोटा मोटा एक आध कोई टॉपिक कट किया गया है, जो कि हमें वैसे भी विद्यार्थियों को जब हम एक्सप्लेन करके बताते हैं तो उसे हमें बताना पड़ता है। तो आज मैं आप सभी के सामने जो आपकी 12वीं कक्षा की 2 पुस्तकें हैं, माइक्रो और मैक्रो, उन सभी में से कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स को कम किया गया है वो सभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो हमारी माइक्रो की पुस्तक है, उस माइक्रो की पुस्तक के सभी चैप्टर्स को मैंने लिखा है। और ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारी टी.आर. जैन की जो बुक होती है उस बुक में से मैंने इन सभी चैप्टर्स को लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे अध्यापक होते हैं और हमारा जो हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है वो सिलेबस भी टी.आर. जैन की बुक में ही हमें पूरा मिलता है। तो टी.आर. जैन की बुक में से जो हमारे माइक्रो के अंदर 13 हमारे चैप्टर्स थे, वो 13 के 13 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि किस चैप्टर में से क्या कमी की गई है और किस चैप्टर में किसे काटा गया है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है माइक्रो अर्थशास्त्र, क्या है व्यष्टि, और दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ये दोनों के दोनों जो चैप्टर हैं ये हमारे यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारे यूनिट 1 है उस यूनिट 1 में से किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को कम नहीं किया गया है। तो ये हमारी यूनिट 1, और यूनिट 1 में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हमारा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और इसके बाद है चौथा चैप्टर हमारा मांग का सिद्धांत। तो जो हमारा तीसरा, चौथा और इसके बाद जो 5वां चैप्टर भी है मांग की लोच, ये जो तीनों चैप्टर हैं 3, 4 और 5, ये तीनों चैप्टर हमारे यूनिट 2 के अंतर्गत आते हैं। यूनिट 2 माइक्रो की ये हमारे जो पहले 2 चैप्टर हैं ये यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इसलिए दोनों के दोनों चैप्टर हमें ठीक वैसे ही पढ़ने हैं जैसे हम पहले पढ़ते थे। 3, 4 और 5 ये जो 3 चैप्टर हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, मांग की लोच, ये हमारी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आते हैं। जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये चैप्टर्स भी हमें जो के तो ऐसे के ऐसे पढ़ने हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आता है हमारा छठा चैप्टर उत्पादन फलन, जिसके अंतर्गत हम कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को पढ़ते हैं। 7वां चैप्टर है हमारा उत्पादन के नियम। उत्पादन के नियमों के अंतर्गत हम 2 नियम पढ़ते हैं, एक कारक के प्रतिफल और दूसरा पैमाने के प्रतिफल। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये दोनों चैप्टर हमारे तीसरी यूनिट में आते हैं। हमारा जो 8वां चैप्टर है लागत की धारणा, ये भी हमारा तीसरी यूनिट के अंतर्गत आता है। तो तीसरी यूनिट के अंदर कुछ चेंज किया गया है, कुछ कमी रिड्यूस किया गया सिलेबस को। वो कहाँ से किया गया है? छठा चैप्टर हमें योगायोग पढ़ना है, इसमें कोई कमी नहीं है। 8वां भी हमें योगायोग पढ़ना है, लेकिन जो 7वां चैप्टर है उत्पादन के नियम, उसके अंतर्गत हमें सिर्फ कारक के प्रतिफल या इसके अंतर्गत जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, सिर्फ वो हमें पढ़ना है। जो नीचे पैमाने के प्रतिफल हैं, पैमाने के प्रतिफल यानी कि हमारा रिटर्न्स टू स्केल, ये चीज हमारी कट कर दी गई है। तो जो पैमाने के प्रतिफल है, ये चीज पैमाने के प्रतिफल, ये जो हमारे दीर्घकाल से संबंधित है, कारक के प्रतिफल हमारे अल्पकाल से संबंधित थे। तो जो पैमाने के प्रतिफल है सिर्फ उन्हें कम किया गया है। तो अब तक देखो हमने देखा है यूनिट 1 में कोई कमी नहीं, यूनिट 2 में भी कुछ भी कम नहीं किया गया। यूनिट जो 3 थी हमारी, उसके अंदर जो 7वां चैप्टर है, 7वें चैप्टर में से भी एक ये टॉपिक है हमारा पैमाने के प्रतिफल।
तो सिर्फ इसे कम किया गया है। और वैसे भी ये कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम घटते बढ़ते अनुपात का नियम कर लेते हैं तो पैमाने के प्रतिफल विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत ही आसान होता है, और ये हमारा 10-15 मिनट का टॉपिक होता है, तो ये एक टॉपिक हमारा कम किया गया है। अगला चैप्टर हमारा लागत की धारणा, जो कि हमारे तीसरी यूनिट के अंतर्गत ही आता है, इसमें कोई कमी नहीं की गई है। इसके बाद अगली यूनिट आती है हमारी चौथी यूनिट, जिसके अंतर्गत आएंगे हमारे चैप्टर्स आगम या संप्राप्ति की धारणाएं, पूर्ण प्रतियोगिता लाभ अधिकतमीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। तो यहां तक के जो चैप्टर हैं पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, ये हमारी चौथी यूनिट बनती है। माइक्रो की जो फोर्थ यूनिट है, उस फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हमारे ये 3 चैप्टर्स आते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर जो हमारा 9वां चैप्टर है, उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई है। पूर्ण प्रतियोगिता लाभ अधिकतमीकरण, इसके अंतर्गत भी हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में जो पूर्ति का सिद्धांत है, यहाँ पर फिर से कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक को काटा गया है, और वो क्या है? सबसे पहली चीज जो यहाँ पर काटी गई है वो है पूर्ति की कीमत लोच। तो यहाँ पूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ति की जो कीमत लोच है, पूर्ति की कीमत लोच, और इस लोच को मापने की हमारी एक विधि है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि, इन 2 चीजों को यहाँ पर कम किया गया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 11वें चैप्टर में हम पूर्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, लेकिन हमने ऊपर यूनिट 2 के अंदर ही मांग का सिद्धांत और मांग की लोच पढ़ी थी। वहां पर हमें ऐसे ही मांग की जो कीमत लोच है वो पढ़नी है, मांग की कीमत लोच के मापने की सभी विधियां भी हमने पढ़नी है। ठीक वैसी ही विधि हमारी ये ज्यामितीय विधि है। तो इस विधि को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ इस विधि को काटने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हमें इस विधि के बारे में पहले से पता है, हम पहले से इसे पढ़ चुके हैं। और पूर्ति की जो कीमत लोच है उसे काटा गया है। ये भी कोई 1-2 नंबर का कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। जब हमें मांग की कीमत लोच समझ में आ जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच भी हमारे लिए समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। या अगर जब पूर्ति का सिद्धांत हमें दिया ही गया है तो हम इन 2 को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी कोई बड़ा टॉपिक हमारा कट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूर्ति का सिद्धांत जो कि हमारा 11वां चैप्टर है, उसके अंदर पूर्ति की कीमत लोच और पूर्ति की कीमत लोच को मापने की ज्यामितीय विधि जो है, उस विधि को हमारे सिलेबस से अब कम किया गया है। तो ये यूनिट 4 के अंतर्गत आता है हमारा चैप्टर 11। इसके बाद यूनिट 5 हमारी शुरू हो जाती है, और यूनिट 5 के अंतर्गत हमारा आता है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन और गैर प्रतियोगी बाजार। ये हमारी यूनिट 5 है, 5वीं यूनिट माइक्रो के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो पढ़ेंगे, और दूसरी चीज गैर प्रतियोगी बाजार। यहाँ मैं विद्यार्थियों को ये स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे YouTube के ऊपर भी कई सारी मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनके अंतर्गत ये कहा गया है कि गैर प्रतियोगी बाजार को सिलेबस से कम कर दिया गया है। ये बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है। गैर प्रतियोगी बाजार ये टॉपिक हम जब हरियाणा भिवानी बोर्ड की साइट से जब हम सिलेबस को उठाते हैं तो उसके अंतर्गत साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि गैर प्रतियोगी बाजार। हाँ, ये गैर प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत अलग से एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार ये चीजें नहीं दिखाई गई हैं। जो हमारा पहले का सिलेबस था उसके अंतर्गत ये अलग अलग भी बताया गया था कि गैर प्रतियोगी बाजार में हमें एकाधिकार को पढ़ना है, एकाधिकारी प्रतियोगिता को पढ़ना है और अल्पाधिकार को पढ़ना है। लेकिन अब जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अंतर्गत सिर्फ ये एक चीज लिखी हुई है, गैर प्रतियोगी बाजार। तो हम गैर प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत ये तीनों बाजार ही आते हैं। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि इनके ऊपर हम बड़ा क्वेश्चन तैयार न करके छोटा क्वेश्चन तैयार करें, लेकिन गैर प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत हमें एकाधिकारी क्या होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये हमें विद्यार्थियों को जरूर बताना होगा। चाहे हम उन्हें डेफिनेशन ही क्यों ना बताएं, लेकिन हमें बताना जरूर होगा, क्योंकि गैर प्रतियोगी जो बाजार है, नॉन कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, उसके अंतर्गत हमारे यही मार्केट्स आते हैं। तो हमें ये करना होगा, लेकिन हम इसे कितना करते हैं, डिटेल में करते हैं या शॉर्ट में करते हैं, ये हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने 5 यूनिट्स जो माइक्रो के अंतर्गत आती थी उन्हें मैंने आपको बताया, उनके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स को कम किया गया है ये मैंने बताया। अब हम जो मैक्रो के अंतर्गत जो टॉपिक कम हुए हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं उन्हें हम डिटेल से आपको मैं बताती हूँ। तो विद्यार्थियों, अब जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो हमारी दूसरी पुस्तक है मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र,
उसके जो टी.आर. जैन की पुस्तक के अंदर हमारे 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो 15 के 15 चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन चैप्टर्स में से हमारी कहाँ क्या कमी की गई है मैं वो आपको बताती हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और दूसरा चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत धारणाएं, ये हमारा दूसरा हो गया चैप्टर। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है आय व उत्पाद के चक्रीय प्रवाह, और चौथा चैप्टर है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, और पांचवा चैप्टर हमारा राष्ट्रीय आय का माप और इसके मापने की तीनों विधियां। ये जो 5 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स, ये 5 के 5 चैप्टर हमारे यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पहले 5 चैप्टर्स हमारे फर्स्ट यूनिट में आते हैं। जो हमारा 8वां चैप्टर है ये भी हमारा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रीय आय, इससे संबंधित समुच्चय और ये इसकी तीनों धारणाएं, और ये भी हमारे जो समष्टि के अंतर्गत हमारी समष्टि से संबंधित धारणाएं हैं, ये भी हमारी इस पहले यूनिट का ही हमारा चैप्टर है। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारे जो 5 चैप्टर ये और छठा चैप्टर ये जो चैप्टर है, इन चैप्टर्स के अंतर्गत कोई भी चेंज नहीं आया है, नो चेंज। तो हमें पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं ठीक वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। तीनों मेथड हमारे नेशनल इनकम के, जो हमारे आय विधि है, व्यय विधि है, और तीसरी विधि हमारी मूल्य वृद्धि विधि है, तीनों की तीनों विधियां हमें पढ़नी है। पूरे चैप्टर हमें ऐसे के ऐसे पढ़ने हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमारा छठा और 7वां चैप्टर आता है। ये हमारी यूनिट सेकेंड है मैक्रो की, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट होगा हमारा मुद्रा, इसका अर्थ, कार्य पूर्ति, और दूसरा बैंकिंग। बैंकिंग के अंतर्गत हम कमर्शियल बैंक्स को पढ़ते हैं, आरबीआई को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कमी की गई है वो कमी की गई है कि जो बैंकिंग के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक पढ़ते हैं हम, और जो बैंकों की जो हमारी मौद्रिक नीति को करने के जो उपकरण हैं, ये हमारा एक टॉपिक है जिसको यहाँ पर कट किया गया है, जो नाम है मुद्रा नीति के उपकरण। यहाँ पर ये टॉपिक आता है हमारा केंद्रीय बैंक के अंतर्गत, हम इसे पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। हम उपकरण पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ गुणात्मक उपकरण पढ़ते हैं और कुछ मात्रात्मक उपकरण पढ़ते हैं। तो जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, उन उपकरणों को यहाँ पर कम किया गया है। लेकिन विद्यार्थियों, इस टॉपिक को भी हम नहीं कह सकते कि ये कम किया गया है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि केंद्रीय बैंक के अंतर्गत और वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत मान लिया इसे कम कर दिया गया, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं और जब हम अपनी राजकोषीय नीति को पढ़ेंगे, आगे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, तो उसके अंतर्गत ये हमारा प्रश्न एक बार फिर से आता है। तो वहां पर हमें इसको करना है। तो यहाँ पर इसे कट कर दिया गया और वहां हमें इसे पढ़ना है। तो ये हमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमें नहीं पढ़ना पड़ा, बल्कि पहले हमें फायदा था, क्योंकि एक जगह पढ़ने के बाद हमारे 2 जगह के प्रश्न हो रहे थे। तो एक प्रश्न में हमारे 2 प्रश्न हो रहे थे, लेकिन अब इसे कट कर दिया गया। लेकिन अभी हमें इसे पढ़ना तो है ही, यहाँ नहीं तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो कोई कमी नहीं की गई सेकेंड यूनिट तक, एक तरह से हम कह सकते हैं। कहने के लिए मौद्रिक नीति के उपकरण को काटा गया है। इसके बाद हमारी तीसरी यूनिट आती है, और तीसरी यूनिट के अंतर्गत हमारे जो चैप्टर आएंगे वो हमारा चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 जिसका नाम है आय, रोजगार और उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण, और 10वां चैप्टर है हमारा निवेश गुणक व इसका कार्यक्रम। तो ये जो 2 चैप्टर हैं ये हमारे यूनिट 3 के अंतर्गत आएंगे। यूनिट 3, तो यूनिट 3 के अंतर्गत भी हमारा कोई भी सिलेबस कम नहीं किया गया है। दोनों के दोनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं। इसके बाद जो अगले 3 चैप्टर है 11वां, 12वां और 13वां, ये जो 3 चैप्टर हैं न्यून व अधिमांक की समस्याएं, न्यून व अधिमांक को ठीक करने के उपाय, और इसके बाद 13वां चैप्टर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ये तीनों चैप्टर्स जो हमारे हैं वो यूनिट 4 के अंतर्गत आते हैं। यूनिट 4, तो यूनिट 4 भी हमें पूरी की पूरी पढ़नी है, कोई कमी नहीं की गई है। तीनों चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और यहीं पर हमारा जो मैंने यहाँ पर बताया था कि मौद्रिक नीति के उपकरण, जो हमारी राजकोषीय नीति है उसके अंतर्गत ये उपकरण आएंगे। तो वहां पर हम इनको इन्हीं चैप्टर्स के अंदर हम उनको पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन हमारा जो मौद्रिक नीति के उपकरण है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5, माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंतर्गत 5-5 हमारी यूनिटें बनाई गई हैं। और जो मैक्रो की 5वीं यूनिट है उसके अंतर्गत हमारे ये 2 चैप्टर्स आते हैं, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। तो ये भी हमें पढ़ना है, लेकिन इन चैप्टर्स के अंतर्गत क्या कमी की गई है
अगर आप टी.आर. जैन की पुस्तक उठाते हैं तो उस टी.आर. जैन की पुस्तक में आप जब 14वां चैप्टर निकालेंगे तो वहां पर आपको विनिमय दर किसे कहते हैं और विनिमय दर कैसे इसका निर्धारण किया जाता है, और जो विनिमय दर है उस विनिमय दर के अंतर्गत हम 3 प्रकार की विनिमय दरों को पढ़ते हैं। वो हमारी नम्य विनिमय दर है, स्थिर विनिमय दर है, और चौथी हमारी जो आती है वो होती है हमारी लोचशील। तो इन तीनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो इस चैप्टर के अंदर है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि विनिमय की संतुलन दर के निर्धारण के बाद विदेशी विनिमय बाजार आता है और हमारा वायदा बाजार आता है। इसके अलावा जो कुछ समस्याएं हैं, कुछ अन्य मुद्दे हैं, वो चीजें यहाँ पर कट कर दी गई हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम विदेशी विनिमय दर होती क्या है और इसकी जो तीनों टाइप्स हैं उनके बारे में हम वहां तक हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपको पेज नंबर बताना चाहूँ तो पेज नंबर हमारा ये 368, 369 और 370 और 371, 368 से 371 तक ये हमारा चैप्टर है। तो ये जो पेजेस हैं ये अब हमें नहीं पढ़ने, बस ये हमारा यहाँ से कट किया गया है। विदेशी विनिमय दर जो स्टार्टिंग में हमारा आता है, क्या होती है दर, और इसकी जो तीनों टाइप्स हैं वो हमें तीनों पढ़नी है। लेकिन इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ है वो चीजें हमारी यहाँ से कट हो गई हैं, रिड्यूस कम कर दी गई है। इसके बाद यूनिट का अगला चैप्टर है हमारा भुगतान शेष। तो ये भुगतान शेष भी हमें पढ़ना है, पूरा चैप्टर हमें करना है। तो इस चैप्टर में से, इन 2 चैप्टर्स में से ये जो मैंने बताया, ये जो पेज यहाँ से यहाँ तक की हैं, इन्हें हम छोड़ सकते हैं, इन्हें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारा आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण, जो हमारा 9वां चैप्टर है, इस 9वें चैप्टर में लास्ट में बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक आता है। अगर मैं आपको पेज नंबर बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 270 है। इस चैप्टर के अंदर 270 पेज नंबर है टी.आर. जैन की पुस्तक के अंदर, जिसके ऊपर एक टॉपिक है बहुत ही छोटा, बिल्कुल लास्ट में, खुली अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन का निर्धारण और उसका राष्ट्रीय आय का जो अन्य जो हमारे कंसेप्ट है उनसे उनका क्या तारतम्य है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल हाफ पेज का टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को कट किया गया है। बाकी सब जो का तू है, हमें यो सब पूरे चैप्टर्स को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से लास्ट का टॉपिक बिल्कुल जरा सा जो ना के बराबर है, और इस चैप्टर के अंदर से ये हमारे पेजेस हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना, और ऊपर जो मैंने मौद्रिक नीति के उपकरण बताया था वो हमें नीचे पढ़ने हैं। तो कोई खास सिलेबस हमारा कम नहीं किया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और अगर हम अन्य जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं उनसे हम अगर अर्थशास्त्र की तुलना करें तो बच्चों हमारा सिलेबस बहुत ही लेंथी था, और वैसे भी हमें इस कोविड के ड्यूरिंग तो हमारी बिल्कुल एक पुस्तक को ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, या तो माइक्रो को रखते या मैक्रो को रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि हमारा जो लेक्चरर एसोसिएशन है या हम सबको जो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं उन सबको आगे बढ़कर ये अपनी समस्या बोर्ड तक पहुंचानी चाहिए कि हमारे सिलेबस को भी कम किया जाना चाहिए। और इतने लेंथी सिलेबस में से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कम होना चाहिए था, लेकिन सिलेबस कम नहीं हुआ। तो जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो मैंने आप सभी के सामने रखा। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।